हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माई गुरुजी एग्जाम स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा। और आज की इस क्लास में हम जीके जीएस के पूरे 25 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में हमने जितने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो उसको भी आप सभी लोग देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास चलाई गई है। तो वहाँ से वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को जो है मजबूत कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस बार सरकारी सीट लेना है तो माई गुरुजी एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित ही आप सभी को यहाँ से मदद मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्लास में बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो आवर्त सारणी के 5वें अंतराल और दूसरे का ए समूह में किस तत्व को रखा गया है। तो बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी सभी दोस्त। तो आवर्त सारणी के 5वें अंतराल और 2 का ए समूह में किस तत्व को रखा गया है दोस्तों, तो स्ट्रांसियम परमाणु संख्या 38 जो दिया गया दोस्तों, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जितने साथी जितने दोस्त ऑप्शन नंबर डी का जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो सभी लोग जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो गोवा का जो क्षेत्रीय संगीत कौन सा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, मंडी की बात करें दोस्तों तो ये जो है गोवा का क्षेत्रीय संगीत है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सोहर के बारे में तो ये जो है बिहार का लोकगीत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। तो फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो सही जवाब हो जाएगा, जो कि मस्तिष्क जो है मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है दोस्तों। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है सेरिबेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेरिबेलम, या फिर जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया दोस्तों, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो कि इसका कार्य क्या होता है, तो मांसपेशियों के संचलन को समन्वित करता है और शरीर और ढांचा संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला है, किसी पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं। तो बताने का प्रयास करेंगे किस पीएच मान पर जो है दांत सड़ने लगते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5.5 जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो कि 5.5 की बात करें तो पीएच स्तर के संपर्क में आने पर जो है दंतवल्क विघटित होने लगते हैं, या फिर उसे कहते हैं सड़ने लगते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। और इसका उदासीन स्तर कितना होता है, तो ये भी जान लीजिए। इसका उदासीन स्तर जो होता है वो 7.0 होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं। चलिए सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र हैं दोस्तों बात करें तो कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र हैं। और कौन कौन सा है, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो ये 3 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के आधार पर क्षेत्र हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और प्राथमिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो प्राथमिक के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन पर सीधे
निर्भर करता है, जैसे खनन हो गया, मछली हो गया, कृषि हो गया, ये सब क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन में मूल्य जोड़ना, उसे द्वितीयक विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लें तो कार हो गया, फैक्ट्री हो गया, शराब की भट्टी हो गया, ये सब क्या होता है, द्वितीयक श्रेणी में आता है, ठीक है। और सेवा क्षेत्र में बात करें, तृतीयक श्रेणी जो है वो क्या होता है, इसका उदाहरण तो बैंकिंग होता है, रिटेलिंग होता है, रेस्तरां होता है, ये सब जो होते हैं दोस्तों, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए साथियों। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? तो बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी, सभी दोस्त जो है। तो मीठी महक वाला पदार्थ जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस्टर। एस्टर जो है दोस्तों ये मीठी महक वाला पदार्थ हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसका उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, वराह मिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जो वराह मिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, बृहद संहिता की बात करें दोस्तों तो ये वराह मिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। तो जितने साथी, जितने दोस्त ऑप्शन नंबर सी का जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? चलिए फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल जो है दोस्तों वो कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों, तो ये जो है एथेंस में आयोजित किया गया था दोस्तों, ठीक है। और कब किया गया था, तो 6 अप्रैल 1896 में जो है आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसमें जो है 14 देशों के एथलीटों में भाग भी लिया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जितने साथी, जितने दोस्त ऑप्शन नंबर ए का जवाब दे रहे हैं वे लोग एकदम से करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी जो है दोस्तों ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 274 के अनुसार ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? चलिए फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। तो कौन सी सहायक नदी जो है वो कृष्णा नदी की नहीं है, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बेतवा नदी की बात करें दोस्तों तो ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है।
तो जितने साथी जितने दोस्त ऑप्शन नंबर बी का जवाब दे रहे हैं वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो तर्जनी जो होता है दोस्तों, क्या होता है, तो तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ठीक है। और मध्यमा उंगली की बात करें दोस्तों, जो इसे बीच की उंगली कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इंगित करता है, ठीक है। और अंगूठा की अगर हम लोग बात करें, तो अंगूठा जो है चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंगूठा जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए साथियों। और दोस्तों आप सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए अगर वीडियो सभी को पसंद आ रही हो, ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। सिंहगढ़ के किले की मुगलों से रक्षा करते हुए निम्नलिखित में से किस मराठा शासक को अपने प्राण गंवाने पड़े? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तानाजी मालुसरे जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, जो जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो ये जो है किसने करवाया था, तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने जो है करवाया था। और ये जो है कब बनाया गया था, तो 1799 ईस्वी में जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, तो जयपुर के राजस्थान में स्थित हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जितने साथी जितने दोस्त ऑप्शन नंबर बी का जवाब दे रहे थे वे लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान इसमें मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और इस अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, तो इस अनुसूची में जो है 29 विषय शामिल हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य में स्थित है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। तो विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य जो स्थित है दोस्तों, ये कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ये जो है भागलपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और यह गंगा के किनारे 50 किलोमीटर में जो है फैला है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए क्लियर है तो फटाफट लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा।
तो कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों, ठीक है। और यह मध्य भारत की एक प्रमुख नदी भी है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। और नर्मदा नदी की बात करें दोस्तों तो यह भारत की एकमात्र नदी है जो एक विभ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना चेम्मचारी कुन्हीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी हैं? तो सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। तो चेम्मचारी की बात करें दोस्तों, ये कुन्हीरामन नायर कथकली कला के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और यह भारत सरकार ने इन्हें 2017 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बिल्कुल। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। जो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है दोस्तों तो क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगी, ठीक है। कौन सी नदी? तो गोदावरी नदी हो जाएगा, ठीक है। और गोदावरी की बात करें दोस्तों तो ये नदी का स्रोत महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकम के पास स्थित है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो जितने साथी जितने दोस्त ऑप्शन नंबर ए का जवाब दे रहे थे वे लोग एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला है, भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? तो चलिए ये भी बताने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर जो है कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें जो है कितनी भाषाएं हैं? तो 15 भाषाएं हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि यह नोट के पीछे की तरफ दिखाई देता है। आप लोग देख सकते हैं जो करेंसी नोट होता है उसके पीछे जो है 15 भाषाओं में लिखा गया शब्द होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो जितने साथी जितने दोस्त ऑप्शन नंबर सी का जवाब दे रहे हैं वे लोग एकदम से करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो पर लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दें, और इससे क्या होता है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है ये सब पता लगता है, ठीक है, ताकि आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सकें। तो आप सभी लोग लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? चलिए बताने का प्रयास करेंगे। इसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा जो है ये किस देश से ली गई है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है, ठीक है। तो जितने साथी जितने दोस्त ऑप्शन नंबर सी का जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और अगला है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। जो हाइड्रा में प्रजनन होता है ये किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? तो ये जो है नवोदित प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो नवोदित प्रकार का होता है, ठीक है। और नवोदित को क्या कहा जाता है? तो मुकुलन प्रजनन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो बताने का प्रयास करेंगे।
तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, और भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी, तो 1954 में जो है भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इस पुरस्कार को पाने वाले भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है वो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है 48 लोगों को जो है मिल चुका है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 5 महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इतने पॉइंट को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो बताने का प्रयास करेंगे। तो द व्हाइट टाइगर उपन्यास के जो लेखक हो जाएंगे दोस्तों, तो कौन हो जाएंगे, अरविंद अडिगा हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, अरविंद अडिगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है। ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया। तो कौन सी साइट जो है गौतम बुद्ध से के जन्म से जुड़ी है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है, तो लुम्बिनी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लुम्बिनी हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 25 प्रश्न, जो कि आप सभी की बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।